हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 43 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है मौर्योत्तर काल, सातवाहन वंश और चेदी वंश। इसके पूर्व मेरे वीडियो मौर्योत्तर काल भाग 1 शुंग वंश और कर्ण वंश आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि इस दूसरे भाग को आप आसानी से समझ सकें। सम्राट अशोक ने एक महान साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन उनके बाद के शासकों ने उस साम्राज्य को संभालने की योग्यता नहीं बची। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश भारत का प्रथम ब्राह्मण शासक वंश माना जाता है। इसके बाद कर्ण वंश ने शासन किया। कर्ण वंश को भी ब्राह्मण वंश माना जाता है। कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या सिमुक द्वारा कर दी गई और सिमुक ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे सातवाहन वंश कहा जाता है। सातवाहन वंश भी एक ब्राह्मण वंश माना जाता है। आज हम सातवाहन वंश और उसके साथ ही चेदी वंश पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए जोड़ता हूं मैं आज के अपने मूल विषय से। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के इतिहास को जानने के लिए मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। सातवाहन वंश की हमें सबसे अधिक जानकारी मत्स्य पुराण और वायु पुराण से मिलती है। पुराण सातवाहनों को आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहता है, जबकि सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा अपने अभिलेखों में अपने को सातवाहन ही कहा गया है। अब इस वंश के संस्थापक को पुराण किस नाम से जानते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो इस वंश के संस्थापक को पुराण सिंधुक, शिशुक अथवा क्षिप्रक के नाम से जानते हैं। अब इस वंश में कितने राजाओं ने शासन किया, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुराणों के अनुसार इस वंश के 30 राजाओं ने शासन किया। अब सातवाहन वंश को जानने के प्रमाणिक स्रोत क्या है? तो सातवाहन वंश के इतिहास को जानने का प्रमाणिक साधन अभिलेख, सिक्के और स्मारक है, जो सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि सातवाहन वंश का मूल स्थान कहाँ था? तो सातवाहन वंश का मूल स्थान महाराष्ट्र था।
इसी प्रकार से सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे पैठण के नाम से भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं कि इस वंश की स्थापना सिमुक द्वारा कन्नौ वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर 30 ईसा पूर्व में की गई। सातवाहन वंश के शासन काल के विषय में अलग अलग जानकारियां मिलती है, इसलिए तिथियों को अधिक प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। किसी साहित्य में कुछ अन्य तिथियां मिलती है तो अभिलेखों में कुछ अन्य तिथियां मिलती है, इसलिए अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तिथियों पर आधारित नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस वंश के राजा सिमुक ने कितने वर्षों तक शासन किया। तो इस वंश के राजा सिमुक ने 23 वर्षों तक शासन किया। और इस विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नाना घाट लेख, कोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नाना घाट लेख में उसे राजा सिमुक या सातवाहन कहा गया है। सातवाहन वंश के प्रमुख राजाओं में, जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, सिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी का अध्ययन करेंगे। अब सातकर्णी राजाओं की जब हम बात करते हैं तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। इस प्रकार से सातवाहन वंश ने भारत के इतिहास में अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। आगे हम देखते हैं कि सातवाहन वंश से जुड़ी हुई और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो सातवाहन वंश भारत का एक ऐसा वंश था जिसने भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान दी। परीक्षा में कई बार पूछा गया कि भारत में ऐसा कौन सा वंश है जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान दी? तो सातवाहन वंश भारत का प्रथम वंश था जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान दी। अब सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, इसका अध्ययन करते हैं। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। पुराणों के अनुसार यह सातवाहन वंश का 23वां राजा था। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में हमें पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार के मिलते हैं, इसको देखते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसमें 2 अभिलेख नासिक महाराष्ट्र से और 1 अभिलेख कार्ले महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश के और कौन से राजा थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी राजा बनता है। वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी अपने पिता के समान ही शासन को संभालने का प्रयास करता है। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इस पे आधारित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार लेख। बहुत सी परीक्षाओं में यह पूछा गया कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार लेख में दक्षिणापथ, जो सातवाहन राजा थे वो अपने को दक्षिणापथ की उपाधि से विभूषित किया करते थे। इसलिए यहाँ पर जो शब्द आया वो दक्षिणापथ के स्वामी को 2 बार पराजित करने का दावा किया गया है। और संभवतः यह बात जो है रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के लिए कहा है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो सातवाहन वंश है, जिसे सातवाहन वंश कहा गया है, ये सातवाहन वंश का इतिहास भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश की हमें जानकारी उसके अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों से मिलती है। आगे हम एक और अगला वंश चेदी वंश का अध्ययन करते हैं। चेदी वंश के ऊपर अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
चेदी राजवंश यानी कलिंग का राजवंश, इस राजवंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासन के दौरान सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता था, लेकिन मौर्य शासक समय के साथ इस साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और कलिंग स्वतंत्र हो गया। उसी कलिंग में एक नए वंश का उदय सातवाहन वंश के शासनकाल के दौरान हुआ। और अक्सर ये पूछा जाता है कि चेदी राजवंश का संबंध कहाँ से है, तो चेदी राजवंश का संबंध कलिंग उड़ीसा से है। चेदी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो चेदी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। और खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। बहुत सी परीक्षाओं में निरंतर इस प्रश्न को पूछा गया कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था और वो किस धर्म का अनुयायी था, तो चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था, अब वो जैन धर्म का अनुयायी था। अब खारवेल के विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो खारवेल के शासन एवं उपलब्धि की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी उड़ीसा से मिलती है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है और यहाँ से हमें खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। अब खारवेल का शासनकाल क्या रहा होगा, तो शासनकाल के विषय में अभिलेख और शासनकाल के विषय में साहित्यिक स्रोतों में मतभेद होता है, इसलिए किसी भी राजा के शासनकाल को स्पष्ट बता पाना संभव नहीं है। ये साहित्यिक स्रोत और अभिलेखों पर आधारित माना जा सकता है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार खारवेल का शासनकाल 44 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। खारवेल का नाम भी भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने दोनों वंशों के विषय में अपने इस भाग 2 पहला भाग जो शुंग वंश और कौरव वंश पर आधारित था और दूसरा भाग जो सातवाहन वंश और चेदी वंश पर आधारित था लाने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित मैं वीडियो निरंतर लाता रहूँगा।